हेलो फ्रेंड्स, आई एम नित्या शर्मा। वेलकम टू द थूल एकेडमी। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से, जिसकी लिंक आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं भारतीय प्राचीन इतिहास की। पिछले लेक्चर में हमने गुप्त काल की बात की थी। गुप्त काल में गुप्त साम्राज्य को हमने 3 पार्ट में समझा था, जिसमें हमने जितने गुप्त साम्राज्य में वंश रहे उनकी बात की, जो वहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था थी उनकी बात की। साथ ही हमने गुप्त साम्राज्य के जो कला संस्कृति है उसके बारे में जाना था और किस तरह से गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, यहाँ तक कि हमने पिछले लेक्चर में बात की है। आज हम जानेंगे गुप्तोत्तर काल को। गुप्तोत्तर काल की बात करते हैं तो इसमें गुप्त वंश के पतन के बाद भारत में कई नए राजवंश उभर रहे थे। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, तो आज हम इन्हीं प्रमुख राजवंशों की बात करेंगे। जैसा हमने पिछले लेक्चर में जाना था कि जो गुप्त साम्राज्य का जब पतन हो रहा था उसी समय पर नई शक्तियों का उदय शुरू हो गया था, जिसमें जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे होंगे कि पश्चिम में जैसा आप देख रहे हैं वल्लभी में मैत्रेक वंश, मालवा में यशोधर्मन, पंजाब में हूण का आक्रमण हुआ था तो हूणों ने जो अपना साम्राज्य स्थापित किया था वो पंजाब में किया था। इस तरह से कई सारे जो राजवंश हैं वो इस दौरान पर उभर कर आ रहे थे, इनका उदय हुआ था। इस प्रकार अगर हम बात करते हैं तो गुप्तोत्तर काल में जो प्रमुख राजवंश थे उनमें थे वल्लभी के मैत्रक वंश, मालवा के यशोधर्मन, पंजाब के हूण, मगध के उपगुप्त, कन्नौज के मौखरी वंश और थानेश्वर के वर्धन। इस प्रकार ये जो आप देख रहे हैं, इस प्रकार जो ये राजवंश थे ये गुप्तोत्तर काल में उभरे थे। इनके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वल्लभी के मैत्रक वंश की। वल्लभी के मैत्रक वंश की बात करते हैं तो ये 465 ईसा पूर्व से 747 ईसा पूर्व तक शासन में रहे। गुजरात के वल्लभी में इनका उदय हुआ था। भट्टारक द्वारा 465 में वल्लभी वंश की स्थापना की गई थी, जो कि गुप्तकालीन सैन्य अधिकारी था। इस वंश के शासकों ने वल्लभी को राजधानी बनाया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था ध्रुवसेन द्वितीय। ये ध्रुवसेन हर्षवर्धन का समकालीन था। अगर हम हर्षवर्धन की बात करते हैं तो हम आगे विस्तार से जानेंगे जो इसकी प्रशासन की नीति थी, जो जिस तरह से इसने विवाह संबंध में और विजय अभियान के साथ ही अपने राज्य का विस्तार किया था। ध्रुवसेन द्वितीय से हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह किया था और ध्रुवसेन के समय ही वल्लभी शिक्षा का और व्यापार का प्रमुख केंद्र था। अगर बात की जाए तो जो वल्लभी विश्वविद्यालय की हम बात करते हैं, ये उस समय पर शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जहाँ से जो विद्यार्थी पढ़ते थे तो वो प्रशासनिक कार्यों में आगे चलकर ये प्रशासनिक कार्य संभालते थे, ऐसा माना जाता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग, इसने भी वल्लभी की यात्रा की थी और जो वल्लभी विश्वविद्यालय है वहाँ पर भी ये भ्रमण करने गए हुए थे। इस तरह से वल्लभी वंश है, इसमें शासक था ये शिलादित्य था और इस प्रकार ये वंश 465 से, तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो करीब 300 साल तक ये मैत्रक वंश वल्लभी में शासन किया था। आगे हम बात करते हैं मालवा के
यशोधर्मन की। यशोधर्मन वंश का उदय 6वीं सदी से आरंभ माना जाता है। मंदसौर से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें यशोधर्मन की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि यशोधर्मन द्वारा हूणों को परास्त किया गया था। यशोधर्मन का हमें अन्य नाम भी प्राप्त होता है, जिसमें उसे राजाधिराज के रूप से जाना जाता है। इसका अन्य नाम विष्णुधर्मन था। यशोधर्मन ने जब हूणों को परास्त किया था तो इसने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। और इस तरह से अगर देखा जाए तो यशोधर्मन ने स्वयं को औलिकर वंशी तथा सूर्यवंशी बताया था। यशोधर्मन ने अपने अभिलेखों में ये वंश के बारे में खुद को बताया है कि वो सूर्यवंशी है और औलिकर वंशी है, जो कि इक्ष्वाकु वंश से संबंधित रखता है। तो इस तरह से जो मालवा में यशोधर्मन थे उनका राज्य था। आगे हम बात कर रहे हैं पंजाब के हूण की। अगर हम हूणों की बात करते हैं तो ये मध्य एशिया के निवासी थे। ये खाना बदोश और बर्बर थे। मतलब जब हमने बात की थी गुप्त साम्राज्य की, तो जब हूणों का आक्रमण हुआ था तो ये मध्य एशिया से आए थे। इनकी 2 शाखाएं थी और जो तोड़मार था ये पूर्वी शाखा से संबंधित था, जिसे एक्थलाइट कहा जाता है। तोड़मार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। राजधानी जो है, इन्होंने पंजाब के जो हूण थे, इन्होंने राजधानी चंद्रभागा के निकट पवैया में इन्होंने राजधानी बनाई थी। इस वंश में जो संस्थापक था तोड़मार, इनकी बात तोड़मार की अगर हम बात करते हैं तो ये धन्य विष्णु का सामंत था। तोड़मार का बाद में उत्तराधिकारी उसका पुत्र मिहिरकुल बना। मिहिरकुल की बात करते हैं तो ये एक अत्याचारी शासक था। इसने अपनी राजधानी शाकल बनाई थी। ये शाकल जो है ये पंजाब के निकट है। यहाँ पर इसने अपनी राजधानी बनाई थी। ग्वालियर के लेख में मिहिरकुल को महापराक्रमी और पृथ्वी का स्वामी कहा गया है। इस प्रकार अगर देखें तो जो हूण हैं, इनको पराजित करने का जो श्रेय जाता है वो मालवा के यशोधर्मन को जाता है। मिहिरकुल को भी मालवा के शासक यशोधर्मन द्वारा पराजित किया गया था। आगे हम बात करते हैं मगध के उत्तर गुप्त की। अगर हम बात करते हैं तो मगध और मालवा में गुप्त वंश का जो उदय हुआ था उसे उत्तर गुप्त के रूप में जानते हैं। इसकी स्थापना कृष्णगुप्त द्वारा की गई थी। इस वंश के शासकों में देवगुप्त तथा आदित्य सेन प्रमुख शासक रहे हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं मगध के उत्तर गुप्त की, तो इनकी जो प्रशासन व्यवस्था थी, इनकी जो राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था थी, इन्होंने गुप्त साम्राज्य का और गुप्त शासकों का ही अनुसरण किया था। और हमें ऐसे लेख प्राप्त होते हैं जिसमें ये बताया गया है कि आदित्य सेन ने 3 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। तो इस प्रकार जो मगध के उत्तर गुप्त थे, उन्होंने गुप्त साम्राज्य की व्यवस्था को और प्रशासन को अनुसरण किया और इन्हें उत्तर गुप्त के रूप में जाना जाता है। आगे हम बात कर रहे हैं कन्नौज के मौखरी वंश की। ये तो गुप्तोत्तर काल की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रमुख राजवंश में कन्नौज के मौखरी वंश थे, जिसकी स्थापना हरिवर्मा द्वारा की गई थी। हरिवर्मा के बाद इनके उत्तराधिकारी आदित्य वर्मा हुए। आदित्य वर्मा के बाद इनके उत्तराधिकारी ईश्वर वर्मा और ईश्वर वर्मा के बाद इनके उत्तराधिकारी अवंती वर्मा हुए। अगर हम मौखरी वंश की बात करते हैं तो उत्तर गुप्त के वंश के समान ही मौखरी वंश के शासक गुप्त साम्राज्य के सामंत थे। मौखरी वंश के समय मगध के स्थान पर कन्नौज में राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। अगर बात की जाए तो जो हरिवर्मा हैं,
तो बाणभट्ट ने हरिवर्मा को ही मौखरी वंश का संस्थापक माना है। इसके बाद जो इसके पुत्र आदित्य वर्मा हुए और फिर उसके बाद उसके जो पुत्र आदित्य वर्मा के पुत्र ईश्वर वर्मा, इसकी जो जानकारी है ईश्वर वर्मा की, ये हमें मिलती है जौनपुर अभिलेख से, जिसमें इसे राजाओं में सिंह के समान बताया गया है। इस वंश के शासक अवंती वर्मा के समय मौखरी वंश का वैवाहिक संबंध पुष्यभूति वंश के साथ स्थापित हुआ। अवंती वर्मा के पुत्र और उत्तराधिकारी ग्रहवर्मा हुए, जिनका विवाह थानेश्वर शासक के प्रभाकर वर्मन की पुत्री राजश्री के साथ संपन्न हुआ। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो वर्मा तक अगर हम बात कर माफ़ कीजिएगा ग्रह वर्मा तक अगर हम बात करते हैं तो कन्नौज का जो मौखरी वंश था ये प्रभावी रहा, और ग्रह वर्मा के बाद मौखरी वंश की शक्ति धीरे धीरे कम होती चली गई। आगे हम बात करते हैं गुप्तोत्तर काल के सबसे ज़्यादा जो प्रभावी वंश रहा है वो था थानेश्वर का वर्धन वंश। वर्धन वंश की बात करते हैं तो 5वीं-6वीं शताब्दी माफ़ कीजिएगा 5वीं-6वीं सदी में पुष्यभूति द्वारा वर्धन वंश की स्थापना की गई। इसे पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। अनेक साहित्य, विदेशी विवरण और पुरातात्विक स्रोतों से हमें इस वंश की जानकारी मिलती है। बाणभट्ट के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो ये इसकी स्थापना पुष्यभूति द्वारा की गई थी, लेकिन जो इसका सबसे प्रतापी शासक रहा है वो था हर्षवर्धन। अगर हम हर्षवर्धन की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल 606 से 647 ईसा पूर्व माना जाता है। ये इस वंश का सबसे प्रतापी एवं अंतिम शासक था। प्रभाकर वर्मन के पुत्र एवं पुष्यभूति के पुत्र हर्षवर्धन रहे। हर्षवर्धन ने अपने राज्य को कूटनीति और राजनीति के आधार पर इन्होंने संबंध बनाए थे। अगर हम राजनीतिक संबंधों की बात करते हैं तो हर्ष ने राज्यों में कूटनीतिक संबंध बनाए थे, राजनीतिक संबंध बनाए थे, यहाँ तक कि जो चीनी शासक हैं उनसे भी हर्ष के कूटनीतिक संबंध थे। हुएनसांग की अगर हम बात करते हैं तो हुएनसांग हर्षवर्धन के कार्य में भारत आया था। करीब 645 ईसा पूर्व में हुएनसांग हर्षवर्धन के कार्यकाल में भारत आया था। इसने यहाँ पर आकर भारत में आकर काफ़ी समय तक भारत में भ्रमण किया और हुएनसांग ने हर्ष के राज्य विस्तार को कश्मीर से नेपाल तक माना है और हर्ष के प्रशासनिक व्यवस्था का भी विवरण दिया हुआ है, जिसकी हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर हम बात करते हैं हर्ष के राज्य विस्तार की तो हर्ष ने विजय अभियान चलाया था। हर्षवर्धन की अगर हम बात करते हैं तो ये अपने भाई राज्यवर्धन के बाद शासक बना था। हर्ष ने राज्य विस्तार की तो नीति अपनाई ही थी, लेकिन जब इसने विजय अभियान चलाया था तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो बंगाल के शासक शशांक है उनसे अपने भाई की हत्या का बदला लेना। तो इस नज़रिए से हर्ष ने विजय अभियान चलाया, जो कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये आप राज्य विस्तार आप देख रहे होंगे, यहीं से जो विजय अभियान चलाया था पूर्वी अभियान के रूप में ये शुरू किया और पश्चिम राज्यों को धीरे धीरे इसने समेटना शुरू कर दिया। जैसा ये आप एक ब्राउन कलर में देख रहे होंगे, ये जो उत्तर से लेकर पूर्व और पश्चिम का जो क्षेत्र है, इतने क्षेत्र में हर्षवर्धन ने विस्तार किया। इसकी विस्तार की और इसके विजय अभियान की हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम पूर्वी अभियान की बात करते हैं, जिसमें जब पूर्वी अभियान चलाया था तो उस दौरान पर जो कामरूप के शासक हैं, मतलब कामरूप जिसको हम वर्तमान में
असम राज्य के रूप में जानते हैं, वहाँ के शासकों ने हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसी प्रकार हर्ष ने पूर्वी क्षेत्र के कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया और पूर्व में अपना जो राज्य है उसका विस्तार करना शुरू कर दिया। और इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो पूर्व विस्तार करते हुए करीब 619 और 620 ईस्वी तक इसने बंगाल में भी अधिकार कर लिया। मैप में देख पा रहे हैं, इस तरह से हर्ष ने पूर्वी क्षेत्रों को समेटते हुए बंगाल में भी अधिकार कर लिया और पूर्वी क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। इस तरह पूर्वी अभियान के बाद हर्ष ने कन्नौज के पश्चिम के राज्यों की ओर ध्यान केंद्रित किया। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष ने अतरंजी, खेड़ा, मथुरा, जालंधर, मतिपुर आदि राज्यों में विस्तार किया और इन राज्यों को अपने नियंत्रण में कर लिया। जैसा कि आप यहाँ पे मैप में देख पा रहे हैं कि जो ये पश्चिम का क्षेत्र है, यहाँ पर फिर पूर्व अभियान के बाद जब पूर्व क्षेत्रों में जब हर्ष ने विजय प्राप्त कर ली और उनको अपने नियंत्रण में कर लिया, उसके बाद पश्चिम के क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो उत्तर से शुरू होते हुए ये पूर्व और पश्चिम के राज्यों को अपने नियंत्रण में कर लिया था। तो इस तरह वल्लभी पर अधिकार करने हेतु जब हर्ष ने कोशिश की थी तो उसका सामना हुआ था पुलकेशिन द्वितीय से, जिनसे 630 से 634 मतलब 4 साल तक ये युद्ध चला। ऐहोल प्रशस्ति या ऐहोल अभिलेख में इस युद्ध का वर्णन मिलता है। इस युद्ध में हर्ष पराजित हुआ और इस प्रकार अगर हम बात करते हैं राज्य विस्तार की तो हर्ष ने नर्मदा के दक्षिण में विस्तार नहीं किया। जैसा कि आपने मैप में देखा होगा, हमने बताया है भी कि जो विस्तार हुआ है वो पूर्व से पश्चिम तक ही सिमट के रह गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नर्मदा के बाद तक हर्ष विस्तार नहीं कर सका। इस प्रकार अगर हम बात करते हैं तो इस युद्ध का विवरण हमें मिलता है ऐहोल अभिलेख में, जिसमें ये बताया गया है कि इस युद्ध में हर्ष ने नर्मदा के दक्षिण में विस्तार नहीं किया या नहीं कर सका। माफ कीजिएगा, बाणभट्ट एवं ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष का शासन कश्मीर और नेपाल तक ही सीमित था। तो इस प्रकार 640 ईस्वी में हर्ष ने अपना अंतिम अभियान चलाया और उड़ीसा पर विजय प्राप्त कर ली। इन विजयों के बाद हर्ष ने कुलोत्तर पतनाथ की उपाधि धारण कर ली। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं, जो हर्षवर्धन है, हर्ष वंश का जो शासक रहा, इसने अपना राज्य विस्तार कुछ इस तरह किया था कि जैसा कि ह्वेनसांग ने बताया कि जो विस्तार था ये कश्मीर से लेकर नेपाल तक पूर्व में था और पश्चिम में, जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह से राज्य विस्तार था। 640 तक ही जो उड़ीसा है वहाँ पर विजय प्राप्त उसका अभियान था उड़ीसा विजय का। नर्मदा तक क्षेत्र विस्तार नहीं कर सका। तो इस प्रकार हमने जाना है जो हर्षवर्धन था इसने किस तरह से क्षेत्र विस्तार किया। इस तरह से हमने गुप्तोत्तर काल में जो विभिन्न वंश रहे उनकी चर्चा की। आगे हम बात करेंगे हर्ष के प्रशासन और धार्मिक नीति की। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने गुप्तोत्तर काल के विभिन्न वंशों की चर्चा की है। आगे हम हर्ष के प्रशासन व्यवस्था की और धार्मिक नीतियों की बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आगामी परीक्षाओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।